जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो 21 जून के तो करंट अफेयर्स हो गए। अब लेट्स स्टार्ट विद 22 जून, ठीक है, जिसमें हम करंट अफेयर्स देखेंगे कि आज ऐसा क्या स्पेशल हुआ जिसकी क्विज हम आपके सामने लेके आए, सो दैट वी शुड नो दैट वट एवर वी हैव रेड यस्टरडे, जो भी आपने कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के हिसाब से पढ़ा होगा, उसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। दिस इज लाइक अ टेस्टिंग फेज ऑफ योर्स, जिसमें हम देखेंगे कि आपको कितना आता है और कितना इन डेप्थ आता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ एनडीए एंड CDS. Okay, so let's start with the very first question. Okay, now the question in front of you is, देखिए मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ कि as soon as you will see the question of defense on the board, वैसे ही आपको उसकी एक्सप्लेनेशन हमेशा मिलेगी। नॉर्मल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम नॉर्मल वर्बली बोलेंगे, बट जैसे ही कोई डिफेंस का क्वेश्चन आएगा उसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि हमें आता नहीं है, इसलिए मिलेगी क्योंकि आपको नहीं पता कि उस टॉपिक से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो एक एक्यूरेसी से जो जो क्वेश्चन पूछे बन सकते हैं एक ही टॉपिक से, वो सारे हम उसमें कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, टर्म आर्मैडो वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस सेक्टर। ठीक है, अब ये नहीं बताया कि किसका है, आर्मी का है, एयरफोर्स का है, नेवी है, इंडियन डिफेंस सेक्टर में ये टर्म देखा गया। आर्मैडो ये है क्या? इट इज आर्मर्ड लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल, एम्फीबियस लाइट टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल या सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट। जल्दी से इसका आंसर देने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा एक दो दिन पहले या कहीं ना कहीं न्यूज में, तो आप इसका आंसर दे लोगे। ओके, so let me give the correct answer for this question. The correct answer for this question is armored light specialized vehicle, that is also known as ALSV. ओके, अब हमने पढ़ लिया मैम आर्मर्ड लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल हो गया। थोड़ा सा जनरलाइज करके समझ सकते हैं, आर्मर्ड मतलब आर्म्ड है, कोई ना कोई आर्म की तरह हम यूज कर रहे हैं। लाइट मतलब बहुत ही हल्का है, स्पेशलाइज यानी किसी सेक्टर में स्पेशलाइजेशन है उसकी, है ना, और वो व्हीकल है तो इसका मतलब इट कैन बी टेकन इनटू बैटल फील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जो कि इससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, है, क्योंकि डिफेंस का क्वेश्चन है तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए महिंद्रा डिफेंस डिफेंस जो है, यानी महिंद्रा डिफेंस एज इन महिंद्रा जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं डिफेंस में कैसे इन्वॉल्वमेंट करी वो बता रहे हैं। उन्होंने डिलीवरी करी है आर्मैडो की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। अब आर्मैडो है क्या, ये क्वेश्चन आता है। द आर्मैडो विच इज फुल्ली इंडिजिनस, इसलिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइंड माई वर्ड्स, इंडिजिनस का मतलब होता है जो हमारे देश ने खुद बनाया है। तो जब हमारा देश कोई चीज खुद बनाता है तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो क्या है, इंडिजिनस मशीन है पूरी तरह से, मतलब एक भी चीज उसमें बाहर की नहीं लगी है, और ये कर क्या रही है, कंट्रीज फर्स्ट आर्मर्ड लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल है। तो यहाँ पे ये दो रीजन से इंपॉर्टेंट हो गया। पहली बात तो फर्स्ट है आर्मर्ड लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल, और दूसरी बात महिंद्रा ने बनाया है, और तीसरी बात क्या है कि पूरा इंडिया में ही बना हुआ है ना। नेक्स्ट इज इट कैन अकोमोडेट अ ड्राइवर एंड 5 पैसेंजर्स, यानी इसकी अकोमोडेशन में क्या है, एक ड्राइवर बैठेगा और उसके साथ 5 लोग अकम्पनी कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी स्पेशियस काइंड ऑफ थिंग ना, कि एक अगर लीडर है और पीछे अगर लीड कर रहा है जो जिनको, वो बैठ सकते हैं और साथ में ऑर्गेनाइज होकर कोलैबोरेशन से किसी टास्क को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद इट कैन बी यूज इन काउंटर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, कोई व्हीकल बना रहे हैं तो काउंटर टेररिज्म की यूज तो आएगा ही आएगा, है ना। उसके अलावा कहाँ, रेड्स इन ओपन एंड डेजर्ट टेरेन्स। रेड इन ओपन एंड डेजर्ट टेरेन मतलब राजस्थान का एरिया है, रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पे आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का हर्डल क्रिएट करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उसके अलावा रिकनाइसेंस मिशंस, रिकनाइसेंस मैंने पहले ही बोला था कि जब हमें कहीं की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं रिकनाइसेंस। ठीक है, मैंने बोला भी था उस समय भी कि ये स्पेशली डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिकनाइसेंस। तो रिकनाइसेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम कहीं की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसको रिकनाइसेंस कहते हैं। स्पेशल फोर्सेस एंड क्विक रिएक्शन टीम्स, यहाँ पे टीम्स होगा, टू कैन यूज इट सो फॉर कन्वेंशनल, कन्वेंशन मतलब नॉर्मल ऑपरेशंस जो होते हैं, कन्वेंशन मतलब जो चलते आ रहे हैं उन ऑपरेशंस में भी यूज किया जा सकता है। वेपन कैरिंग के लिए यूज किया जा सकता है। बॉर्डर पेट्रोलिंग, बॉर्डर पेट्रोलिंग मतलब पेट्रोलिंग इज सिंपली क्या है, जैसे रात के टाइम क्या होता है, जो पुलिस होती है वो क्या करती है, अपनी पीसीआर वैन लेके हर जगह मूव करती है, सायरन बजाती है, सो दैट कहीं चोरी हो रही हो, कहीं किसी तरह का क्राइम हो रहा हो तो वो रुक जाए, है ना, या वो थोड़े से अलर्ट हो जाए और उस चीज़ को कंडक्ट ना करें। उसी तरह से पेट्रोलिंग का मतलब होता है बॉर्डर एरियाज पे बार बार राउंड लगाना, सो दैट किसी तरह की एक्टिविटी चल रही हो तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि क्या है, इसमें बैलिस्टिक प्रोटेक्शन है। यानी बैलिस्टिक प्रोटेक्शन मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी चीज से हार्म किया जाने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर व्हीकल को, तो वो प्रोटेक्शन ले सकती है अपना
अप टू B7 लेवल। नाउ B7 लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टेनिक लेवल 2, यानी कि ये इसके बता रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है ये, है ना। इंटरेस्टिंग फीचर इन द सेंस कि इसकी वजह से इसका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अब कोई इंडिजिनस चीज़ बनी अच्छी बनी तो ये भी तो हो सकता है कि हमसे कोई उसको कहे कि उन्हें वो चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो हमारे लिए वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस भी बहुत अच्छा हो सकता है ना। देखिए दिस मीन्स दैट इट आर्मर्स ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्मर पियर्सिंग राइफल्स। आर्मर पियर्सिंग राइफल मतलब जो राइफल से छेद हो जाए व्हीकल में, ऐसी व्हीकल में छेद होने से रोकने के लिए इस तरह का लेवल का प्रोटेक्शन उसको दिया गया है। यानी किसी भी तरह से उसको क्या, किसी भी तरह से उसका जो जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई है वो खराब ना हो, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो द ASLV गेट्स प्रोटेक्शन ऑन ऑल साइड। कैसे कैसे? फ्रंट, साइड एंड रियर। फ्रंट, साइड एंड रियर व्यू पता है, रियर व्यू मतलब यूं, फ्रंट मतलब यूं, और साइड मतलब ये इधर, ठीक है। तो अब इसको जरा सा रिवाइज कर लीजिए बिना मेरे किसी तरह के इंटरप्शन किए। महिंद्रा डिफेंस ने ऑर्गेनाइज किया है, अर्मैडो का है, यानी अर्मैडो बने हुए व्हीकल का नाम है। इंडिजिनस मशीन है, इंडिया में ही बनी हुई है, और पहली ASLV है, शॉर्ट में याद रख सकते हो ASLV, आर्मर्ड स्पेशलाइज्ड लाइट व्हीकल, है ना, ठीक है। ALSLV है। उसके बाद अकोमोडेट करती है, ड्राइवर होगा, उसके साथ 5 पैसेंजर अकम्पनी करेंगे, और यूज कहाँ होगी? काउंटर टेररिज्म हो, या फिर पेट्रोलिंग करनी हो, या फिर किसी तरह के रिकनाइसेंस करनी हो। उसके अलावा स्पेशल फोर्सेस और क्विक रिएक्शन टीम्स जो हैं वो भी उसको यूज कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अगर कन्वेंशनल ऑपरेशन करना है, वेपन कैरिंग करनी है, बॉर्डर की पेट्रोलिंग करनी है, उसलिए। अब पॉइंट आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्शन कहाँ है? B7 लेवल का है और स्टैग्नेट लेवल 2 का है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इस पे फायर करता है तो पियर्सिंग नहीं होगी, यानी व्हीकल पे कोई इफेक्ट, जैसे हम जैकेट पहनते हैं बुलेट प्रूफ, तो उसमें बुलेट नहीं घुस सकती, उसी तरह से वो है कि किसी तरह से उसका जिस टारगेट के लिए जा रही है उसको कोई राइफल की वजह से कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, है ना। आर पियर्सिंग राइफल। ऑल्सो द ASLV गेट्स प्रोटेक्शन ऑन ऑल साइड्स। कहाँ कहाँ पे? फ्रंट, साइड एंड रियर, ठीक है। चलिए अब ये आपने पढ़ लिया, इसको जल्दी से अपने पर्टिकुलर फोन में सेव कर लीजिए फॉर मल्टीपल टाइम रिकॉलिंग, है ना, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, द न्यू नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इज। अभी ये रिसेंटली क्वेश्चन में आया था, क्यों? क्योंकि अभी नाम चेंज हुआ है ना, नेम जो है जहाँ नेहरू मेमोरियल था उसका नेम चेंज किया गया है, और उस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी या जो भी चीज़ें चल रही थी, बट हमें डिफेंस का पर्टिकुलर एस्पिरेंट होने की वजह से उसको नहीं टच करना है। हमें बस ये देखना है कि वो कंट्रोवर्सी में चल रहा है तो हमें उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पेपर के लिए, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है, बर्निंग इशू बन जाती है, या कोई इंपॉर्टेंट इशू बन जाती है, तो वो डिस्कस करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्या है। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल, प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल सोसाइटी, या प्राइम मिनिस्टर लाइब्रेरी सोसाइटी। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। पहले इसको क्या बोला जाता था? नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ठीक है। तो नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के बाद अब इसका नेम चेंज किया गया है, इसको रखा गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। दैट मीन्स दैट इज नॉट कन्फाइंड टू वन पर्सन, और इट इज नॉट द एंटायरल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन। इट वॉज मेड फॉर द गवर्नमेंट एंड बाय द गवर्नमेंट टू यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफिसेज, गेस्ट जो पोस्ट पे हैं, गेस्टेड पोस्ट पे हैं। तो उसमें जो पर्टिकुलर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो वहाँ रहते थे। अब क्या किया गया कि उसका नेम चेंज करने के लिए, क्यों? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। क्यों? उसका रीजन ये है कि इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन पर्सन, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके लिए वो अकम्पनीड है, या उसकी प्रेजेंस के लिए वो सिंबोलाइज करता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एक वर्ड दिया है। संग्रहालय क्या होता है? इट इज म्यूजियम, ठीक है। प्रधानमंत्री संग्रहालय है, तो संग्रहालय को किसके इनॉग्रेट किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, या जवाहरलाल नेहरू। दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन, यू मस्ट गेट इंटैंगल्ड, और आपको लगेगा कि शायद यहाँ पे नरसिम्हा राव हो सकते हैं, मनमोहन सिंह हो सकते हैं, जवाहरलाल, नरेंद्र मोदी नहीं लगेंगे। बट द करेक्ट आंसर इज ऑनरेबल नरेंद्र मोदी। और ये 22 अप्रैल 2022 को इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। जैसे किसी भी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को जो पढ़ रहा है वो रिसर्च कर सके, उस चीज़ के बारे में जान सके, तो ये इनॉग्रेशन इस वजह से हुई थी। ये दो क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लगे वो हम लेके आए। अब एक क्वेश्चन है, एक बीच है, ठीक है, एक बीच है और वो सेपरेट करता है भिटरकनिका मैंग्रोव को। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है भिटरकनिका मैंग्रोव किस एरिया में पड़ता है, ठीक है, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, and is the world most important nesting beach for live ridley sea turtles। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये बीच कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, और प्लस लाई कहाँ कर रहा है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और किसके बीच में? भिटरकनिका मैंग्रोव के बीच में। अब जल्दी से आंसर दीजिए,
वर्काला बीच, ऋषिकोंदा बीच, चंद्रभगा बीच या गहिरमाथा बीच? सी, इमेजिनेशन से अगर हम आइडिया लगाएं तो हमें बीच नहीं पता चलेगा क्योंकि बीच थोड़ी ना पड़ा है मैम, लेकिन चूंकि क्वेश्चन करंट का हो गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस इज गहिरमाथा बीच। और इसको इन डिटेल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और दूसरा बे ऑफ बंगाल रिलेटेड कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया फिर से आपका डिफेंस का क्वेश्चन। जहां डिफेंस का आए दिमाग की बत्ती जला लो। ठीक है, वो मेंटोस दिमाग की बत्ती वाला ऐड देखा है ना, वही चीज है। ठीक, आपको तुरंत दिमाग की बत्ती जलानी है कि भैया डिफेंस का क्वेश्चन है, अब ये तो इन डेप्थ पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम डिफेंस सेक्शन। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली सीन इन न्यूज एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2023 इज कैसी है? मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है, इंडिया एंड किर्गिस्तान आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया एंड मलेशिया आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया एंड इंडोनेशिया? मैं नहीं बता रही इसका आंसर, ये तो कल ही की न्यूज है, आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए। अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगी, देन वी विल मूव टू द आंसर सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। जस्ट थिंक इट इन योर माइंड, और फिर आप देखिए कि यार करंट अफेयर्स हो रहे हैं और मुझे पता नहीं है, या डिफेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और मेरे को कैसे नहीं पता, मैं डिफेंस एस्पिरेंट होकर ये सेक्शन कैसे छोड़ सकता हूँ? आप एसएसबी के लिए जाइए, आप नॉर्मल करंट अफेयर्स के लिए जाइए, किसी भी चीज के लिए जाइए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रेम्ड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? नाउ मूविंग टू द आंसर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ये क्या है। अगर हम वापस क्वेश्चन पे जाएं, सॉरी कभी कभी स्क्रीन जो है हमारे मन के बिना आगे भाग जाती है ना। चलिए, ये कैसी है? मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है, कौन सी? एक्स खान। तो ये हमारा मेन आंसर हो गया, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज, है ना। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो समझ ले पहले, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो कहाँ कंडक्ट हुई है, कमेंस हुई है? पहले तो ये क्वेश्चन बन गया आपका दूसरा। ठीक है, क्या है? मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है एक्स खान, और कहाँ हो रही है? मंगोलिया में हो रही है। फिर हो क्या रहा है इसमें? इसमें कई सारे मिलिट्री कंटिजेंट्स आ रहे हैं, और ये ऑब्जर्व होगा 20 कंट्रीज से, यानी 20 कंट्रीज के डिफरेंट मिलिट्री कंटिजेंट आएंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? मंगोलिया में। कैसी है? मल्टीनेशनल है तो ऑब्वियसली कई देश होंगे। उसके बाद पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है। देन एक्सरसाइज को स्पॉन्सर्ड वो होता है जो पैसा लगाता है ना, को स्पॉन्सर्ड बाय मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड। ठीक है, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, इंडियन आर्मी का क्या रोल है? तो इंडियन आर्मी से कौन गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन आर्मी से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? गढ़वाल राइफल्स। तो गढ़वाल राइफल्स इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी। अब आता है कि कितने दिन चलेगी? 14 डे की एक्सरसाइज है, और जिसमें करना क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब होता है कि दो देश आपस में ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, क्या वो उसके एक्शन समझ पा रहा है या उसके एक्शन के हिसाब से एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं। तो इसको इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, यानी इंटर ऑपरेशन, यानी दो लोगों के बीच में ऑपरेबिलिटी कैसी है। ठीक है, ऑफ द पार्टिसिपेटिंग नेशंस फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड टू ट्रेन यूनिफॉर्म पर्सनल फॉर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन। ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है, तो उसमें ट्रेनिंग भी तो देनी है। अचानक से आप किसी को मैदान में उतार दो और कहो जाके फायरिंग कर लो या जाके कोई एक्शन ले लो, तो वो ले पाएगा? नॉट पॉसिबल, है ना। यू हैव टू ट्रेन समवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं आपने कहा नहीं मेरा तो रिटर्न क्लियर हो गया, मैं तो एसएसबी कर ही लूंगा, और आप उठाए बैग पैक किया और चले गए एसएसबी देने, वापस इज्जत के साथ स्क्रीन आउट होके आ गए। ठीक है, तो वही पॉइंट है कि जब तक उनको प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी कि पीस कीपिंग में काम कैसे करना है, ट्रेन कैसे होना है, तो वो जो यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसमें इफेक्टिवली या बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वालिटेटिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाएंगे। इसलिए किया गया है। एक्सरसाइज क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी पार्टिसिपेंट्स को, किसके लिए? वही चीज़ मैंने बताई, फ्यूचर यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए। डेवलप करेगी पीस ऑपरेशंस कैपेबिलिटी और एनहांस करेगी मिलिट्री रेडीनेस। मिलिट्री रेडीनेस क्या होता है? मिलिट्री रेडीनेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री के इन्वायरमेंट से, मिलिट्री के डिफरेंट कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन कैसे होता है, वो ऑपरेट कैसे करते हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, तो उनकी जो मिलिट्री इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज इंडेक्स होगा, वो स्ट्रांग होगा, वो उस एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज इंक्लूड क्या करती है? अब ये इंपॉर्टेंट है, कमांड पोस्ट एक्सरसाइज होगी, इसमें फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी, और कॉम्बैट डिस्कशन और लेक्चर्स होंगे और डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। यानी ये चीज़, कॉम्बैट ट्रेनिंग आप समझ रहे हो, कॉम्बैट फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट रहेगी। फील्ड ट्रेनिंग मतलब फील्ड पे कैसे काम करना है, कैसे ट्रेनिंग लेनी है, और उसके बाद कॉम्बैट डिस्कशन और लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब लेक्चर्स होंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन होगी कि कैसे कैसे, अच्छा ऐसा आया तो अब इस मिसाइल को कैसे लॉन्च करोगे, या 4-5 कंट्रीज के लोग हैं, एक पर्टिकुलर टास्क है, तो उसके साथ कैसे इन्वॉल्वमेंट करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। ठीक है, अब मैं अगर इसको क्लीन कर दूँ
तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एक तो ये है मल्टीनेशनल पीस कीपिंग कहाँ हो रहा है, ये है, ठीक है। उसके अलावा कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का ये और ये। इस वाले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि इंडिया से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, किस लिए हो रहा है, ये यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए। और इसके बाद जनरल जो है वही जाएगा कि मिलिट्री रेडीनेस को बढ़ाने के लिए, फ्यूचर यूएन पीस कीपिंग के लिए। ये चीज़ हो सकता है इतनी ना पूछी जाए, तो इसको आप प्रायोरिटी में नीचे रख सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड इफ यू वांट, सो दैट यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, ताकि बार बार एंड टाइम के लिए रिवाइज ना करना पड़े। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक बार लाइक हिट कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो अगर एंजॉय कर रहे हो। बेटर लेट देन नेवर, है ना। तो अभी से फॉलो करोगे तो एंड टाइम पे जरूरत नहीं पड़ेगी इतना ज़्यादा रिवीजन करने की। और हम जब नई सीरीज लाएंगे, यानी कि एक फाइनल सीरीज लाएंगे करंट अफेयर्स की, क्विज की, तो आप उसमें जितना आंसर दोगे, आप अपना स्कोर उसको कमेंट सेक्शन में करोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ मैंने 3-4 महीने का करंट अच्छे से कवर किया है ना। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलीजन की बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ हैज टू विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह का क्वेश्चन हमारे जब मैंने डिफेंस का एग्जाम दिया था अराउंड अबाउट 1 ईयर बैक, तो एक क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए हमें लगा, हमारी टीडीए फैकल्टी में जो हैं, हम जब इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग टीचर्स अपने अपने सेक्शंस के क्वेश्चन देते हैं कि नहीं करंट में चल रहा है, इससे क्वेश्चन दो, तब आके मैं यहाँ प्रेजेंट करती हूँ। तो दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जैसे आया है, तो इस क्वेश्चन में मैंने यही बोला कि ये भाई दो, क्योंकि ये पहले भी पूछा गया है और एक बड़ा इवेंट होता है, साल में एक बार होता है, और चूंकि इस टाइम पीरियड के एनडीए के बीच में अकर कर रहा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जगन्नाथपुरी सिंपल पूछा गया, जगन्नाथ की जो टेम्पल किस टेम्पल में जाएगी, गुंडीचा टेम्पल, लिंगराज, राजा रानी या ब्रह्मेश्वर। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुंडीचा टेम्पल। अब कुछ चीजें इसकी बहुत ध्यान से याद करो। इसमें किसकी पूजा होती है, ठीक। इनके साथ दो लोग और रहते हैं, एक रहते हैं लॉर्ड बाल सुभद्रा, और एक रहती हैं गॉडेस सुभद्रा, ठीक है। दो लोग, तीन हो गए, और उनके साथ अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो कब है, ये कहाँ हो रहा है, ये पुरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, पुरी से स्टार्ट होता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस दिन होता है, सेकेंड डे होता है ऑफ आषाढ़ मंथ जो उनका है, उनके सेकेंड डे को होता है उड़ीसा में, पुरी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप मुझे फाइंड करके भी दिखाओगे, जब यात्रा रिटर्न करती है तो रिटर्निंग ऑफ यात्रा को किस नेम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज और याद रखना, जो जगन्नाथ जी का जो चैरियट है, ठीक है, उसका नाम है नंदी घोष। इसी तरह से आपको दो चैरियट्स के और नाम बताने हैं, जो कि सुभद्रा और बाल सुभद्रा जी का है, उसका नाम क्या है। ये बहुत ही स्पेशल ओकेजन होता है, वहां से यात्रा स्टार्ट होती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर गुंडीचा टेम्पल तक जाएगी। उसमें क्या होता है, कोकोनट की जो रस्सियां होती हैं वो बनाई जाती हैं, और उससे उस चैरियट जो तीनों बने होते हैं उनको फेच किया जाता है आगे की तरफ, और वो मूव करके टेम्पल तक ले जाई जाती है। तो उसकी अच्छे से सेलिब्रेट हो, कोई ऐसी कोई मिस हैपनिंग ना हो, प्यार से हो सके वो यात्रा संभव, दैट्स वाई इस पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखा जाता है। गुंडीचा टेम्पल तक गई, उसके बाद वो रिटर्न भी होती है, जब वो रिटर्न होती है तो उस यात्रा का नाम बदल जाता है, और उसका नाम क्या होता है यही आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिसीव गांधी पीस प्राइज 2021, ठीक है, गांधी पीस प्राइज 2021 किसको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब पॉइंट आएगा मैम 2021 कैसे आ गया, भैया देखो क्वेश्चन पे इस तरह से मत जाओ, ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है गांधी पीस प्राइज किसको मिलेगा, ठीक है। इन माय ओपिनियन ये 2022 होना चाहिए था, ठीक है, बट इन केस अगर नहीं है तो इट्स नॉट एन इश्यू, मैं नेक्स्ट बार टाइम जब कवर कर लूंगी तो मैं क्लियर कर दूंगी कि ये 2021 है या 2023 है। तो प्रेजेंट टाइम का जो डेटा है उसके हिसाब से जो गांधी पीस प्राइज है वो किसको मिला है, एकल अभियान ट्रस्ट को, अक्षय पात्र फाउंडेशन को, शेख मुजीबर रहमान को, या गीता प्रेस गोरखपुर,
ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक तो बहुत अच्छी बात ये थी कि गीता प्रेस ने कहा कि उसका जो अमाउंट होता है, जो मिलता है 1 करोड़ रुपीस, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें अच्छा लगा कि हमें ये रिकॉग्निशन दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि ये मल्टीपल बुक्स लिख चुके हैं और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बन चुका है जितनी बुक्स को ये कर रहे हैं, और ये बहुत ही पहले से इनकी स्टैब्लिशमेंट है और इतने सालों तक चली आ रही है, तो इस वजह से गीता प्रेस को ये अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल अथॉरिटी? यूजीसी, एनएचएआई, यूपीएससी, एनसीईआरटी। यूपीएससी पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एनसीईआरटी पर नेशनल काउंसिलिंग ऑफ education research and training, and NHAI is National Highway Authority of India, and UGC is undergraduate grant commission। अब इसमें से आपको बताना है कि आंसर क्या है, किसने करा है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। अब नॉलेज शेयरिंग तो एनसीईआरटी भी कर सकता है, यूपीएससी भी कर सकता है, यूजीसी भी कर सकता है, लेकिन लगता नहीं है कि एनएचएआई करता होगा, है ना, ऐसा हमें लगता है बेटा, इसीलिए हम गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो उसको स्किप मारो, करंट अफेयर्स में अननेसेसरी तुक्के नहीं लगाने हैं। एक रैंडम गेस अगर आपका सही जा रहा है, वो भी गेस सब सही जाता है जब आपने कहीं ना कहीं उसको सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अननेसेसरी डिफॉल्ट मोड पे मत जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट इज लॉन्च बाय एनएचएआई, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये है क्या भाई, क्यों लॉन्च किया गया है? देखिए, इसमें क्या करेंगे, कई सारे, ये एक इंटरेक्शन है बिटवीन सिटीजन्स एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें क्या होगा, जो भी हाईवे बन रहा है, जिस तरह का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, सस्टेनेबल है कि नहीं, किसी तरह की प्रॉब्लम तो किसी को कॉज नहीं कर रहा है। और कोई भी ऐसा अगर चीज़ ऑब्जर्वेशन में आती है तो नॉर्मल सिटीजन्स एनएचएआई की साइट पर जाके इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वीडियोज़ या क्लिप्स या किसी भी तरह का कंटेंट शेयर कर सकते हैं, और उस पर एनएचएआई जो है एक्शन लेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इस प्लेटफॉर्म के रूप में आया है, जिसमें सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच की जो वो है स्ट्रेंथनिंग है वो बढ़ रही है। कौन है? एनएचएआई, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समर सॉल्स्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? देखो, कुछ इवेंट्स होते हैं ज्योग्राफी के, जो ज्योग्राफी के स्टैटिक से तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन जैसे ही वो करंट में आते हैं उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। अब हमारे विकास सर आपको बताएंगे डिटेल में कि ये क्यों होता है, बट जो मेरे लेवल पे पॉसिबल है और जो पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकती हूँ वो मैं करा दे रही हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन है कि समर सॉल्स्टिस एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो टेक प्लेस करता है हर साल किस मंथ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताना है आपको, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी कल ही ये इवेंट हुआ है, तो यू शुड बी नोइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आज के लिए आपके करंट अफेयर क्विज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, समर सॉल्स्टिस कब हुआ है? जून में। और इस साल वो किस डेट को पड़ा है? 21 को। रैंडमली वो 21 से 22 को हर ईयर पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द ईयर। अब इस साल 21 को पड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसकी समझने की कोशिश करिए। नाउ दिस इज द पिक्चर फॉर एंटायर क्वेश्चन सेक्शन जो आपसे पूछा जा सकता है। हमारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने अभी आपको पढ़ाया कि यहाँ पे जो अभी हुआ है वो क्या है, समर सॉल्स्टिस। वो कब हुआ है? 21 जून को। और इसमें होता क्या है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और विंटर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये 21 जून को हुआ। और हमसे क्या पूछ सकते हैं, अब यहाँ पे इक्विनॉक्स कब होता है? गर्मियों में होता है 21 मार्च को, और वही इक्विनॉक्स ठंडी में होता है 23 सितंबर को, यानी स्प्रिंग टाइम में, है ना। उसी चीज पे आते हैं। पॉइंट क्या है कि सन की जो रेडिएशन है वो चारों डायरेक्शन में जा रही है, जिस तरफ जितनी ज्यादा पड़ेगी उस तरफ डे लंबा हो जाएगा और कम, उसी हिसाब से रात जो है छोटी हो जाएगी। और जिस दिन जो रेज है वो कम पड़ रही होंगी तो उस दिन क्या होगा, जो अगर रेज कम पड़ रही है तो दिन छोटा हो जाएगा और रात लंबी हो जाएगी। तो आपको मुझे ये क्वेश्चन में बताना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस के टाइम पे क्या होता है। ठीक है, रातें बड़ी होती हैं या रातें छोटी होती हैं? अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो इसका मतलब आपको सेकंड हाफ तैयार हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि समर सॉल्स्टिस में क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो रैंडम आंसर इसका मैं कल दूंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि समर सॉल्स्टिस के टाइम पे रात यानी नाइट शॉर्ट होती है और डे लंबा होता है, या डे शॉर्ट होता है और नाइट लंबी होती है। ठीक है, सेम अगर आपको इसका पता चल गया तो इसके अपोजिट मूव करता है हमारा इसका। ठीक, तो ये आपके सामने पिक्चर थी कि सन की जो रेडिएशन है वो चारों तरफ जा रही है। जब वो ज्यादा जाती है तो उस दिन लाइट जो है छोटी हो जाती है, डे लंबा हो जाता है, और जिस दिन वो कम पड़ती है टिल्ट की वजह से, उस टाइम क्या होता है, वो पर्टिकुलर नाइट जो है लंबी हो जाएगी और डे जो है शॉर्ट हो जाएगा।
इसी पिक्चर के साथ आप इसको बेटर समझ सकते हो। आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। फर्स्ट इज स्प्रिंग टाइम में 21 मार्च को, ठीक है। उसी तरह इक्विनॉक्स पड़ता है 23 सितंबर को। सामने सामने का ले लीजिए, और समर सॉल्स्टिस पड़ता है 21 जून को, और विंटर सॉल्स्टिस पड़ता है 22 दिसंबर को, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले ये देख लीजिए, समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है इस समय, और विंटर सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है। उसी तरह यहाँ पे दोनों केसेस में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है। यहाँ पे विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है, यहाँ पे समर सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है, ठीक। अब ये 4 क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखने की कोशिश करिए, ये क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है जो रिजल्ट कर रहा है टिल्ट ऑफ द अर्थ से। तो आपसे पूछे जाएंगे समर सॉल्स्टिस का रीजन क्या है, टिल्ट ऑफ द अर्थ है। अब देखिए कैसे, जब सनलाइट आई तो ये पर्टिकुलरली 23.545 के डिग्री के एक्सिस पे रोटेट करता है नॉर्थ पोल से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हल्का सा टिल्ट होकर उस तरफ चल जाता है। समर इधर इंडिकेट हो जाता है, इक्वेटर यहीं पे है, और विंटर यहाँ मूव ऑन करती है। तो ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर पड़ जाता है, और ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ जाता है। तो सनलाइट के ऑब्जर्वेशन से हमने ये चीज ऑब्जर्व की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, टिल्ट ऑफ द अर्थ की वजह से होता है, प्लस 4 क्वेश्चन समर सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्स, विंटर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स दोनों डेज में कब पड़ रहे हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, रिसेंटली अ मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग जो है वो देखी गई है, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग देखी गई है, डिपिक्टिंग अ पर्सन टिलिंग अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। अब मैम इतना डीप में हिस्ट्री थोड़ी पूछेंगे, एग्जैक्टली हिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, माइंड माय वर्ड्स। आपको स्ट्रेंथ देनी है अपने उन सब्जेक्ट्स पे जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आपको ज्योग्राफी ज्यादा पूछा जाता है, आप ज्योग्राफी पढ़िए। आपकी इंग्लिश 50 फिक्स है, साइंस 50 फिक्स है। अगर आप 50-50 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 इंटू 4 करिए, 400 आपके डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 23-24 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी के सही कर दिए तो 20 का एवरेज अगर मैं मान के चलूंगी 20 भी सही करके आओगे, 24 क्वेश्चन करोगे तो 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80 क्वेश्चन। अच्छा खासा आपका 480 समथिंग मार्जिन जा रहा है, बहुत अच्छा फैच बना लिया है ना। उसके बाद रैंडम क्वेश्चन, हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड के टाइम में 1 मंथ यानी जुलाई टू अगस्त का टाइम जो होगा उसमें आप उसको टाइम दे सकते हो, सो दैट अगस्त में कंबाइंड रिवीजन करो तो क्वेश्चंस हो जाए। ये ना हो कि देखो हिस्ट्री में पूरे 5 में 5 नहीं आने चाहिए, बट हिस्ट्री में अगर 5 क्वेश्चन है एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आप अच्छे से परफॉर्म कर सको, है ना। चलिए क्वेश्चन है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे मेसोलिथिक एक रॉक पेंटिंग देखी गई बेटा, और उस रॉक पेंटिंग में क्या था, एक पर्टिकुलर देखा गया कि एक पर्सन है वो लैंड को टिल कर रहा है, टिल मतलब अच्छा खासा उसकी इरिगेशन कर रहा है। तो उस पिक्चर को ऑब्जर्वेशन की गई, तो ये पूछा गया है कि किस पर्टिकुलर एरिया में ये चीज देखने को मिली। क्वेश्चन है बेलारी कर्नाटका, तिरुमलाई तमिलनाडु, खमन तेलंगाना या गुंटूर आंध्र प्रदेश। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुंटूर आंध्र प्रदेश में ऑब्जर्व किया गया है। और वहां पे ऑब्जर्वेशन के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस पीरियड की बात आ रही है। अभी देखिए हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था नियोलिथिक पीरियड से, आ गया मेसोलिथिक। तो जरा ये वाला एरा जो है इससे रिलेटेड जो भी वन वर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप कभी कवर कर लीजिए। जब हम करंट अफेयर्स का दोबारा सीरीज लाएंगे या हिस्ट्री का अलग से सेक्शनल क्वेश्चन सेट लाएंगे तो आपका वहां भी रिविजन करा देंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इंडिया गिफ्टेड द इंडिजिनस बिल्ड आइनस किरपान टू वियतनाम। इट इज, वियतनाम कैसा है कंट्री, ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है। आपको ऐसे आना चाहिए, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, ये सब ईस्ट एशियन कंट्रीज में आते हैं, तो आपको उसकी बेल्ट पूरी याद होनी चाहिए। वियतनाम की बात करिए, किसको जो गिफ्ट किया है आइनस किरपान, वो क्या है, पेट्रोल बॉट है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है या कॉर्वेट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे 1 मिनट के अंदर, या फिर जब आप पढ़ लोगे तो आप ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एंटायर एनालिसिस कैसा लगता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत पूरे दिन का इनपुट रहता है अलग अलग टीचर्स के थ्रू, और बहुत टाइम इसको दिया जाता है, तब ये आपके लिए क्वालिटेटिव कंटेंट तैयार किया जाता है। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। जनरल क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज गिफ्टेड द मिसाइल कॉर्वेट। तो किसको गिफ्ट किया है, कॉर्वेट आइनस किरपान वियतनाम को दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि आइनस किरपान है क्या, खुरकी क्लास है, खुरकी क्लास मिसाइल कॉर्वेट है। खुरकी जानते हैं, जैसे जो गोरखा रेजिमेंट होती है वो खुरकी यूज करती है, कुकरी समथिंग जैसे है ना, और वो छोटी सी नाइफ होती है जो कि वो किल के लिए यूज करते हैं। बट जनरल हमें यहाँ पे जो दिया गया हम उस भी हिसाब पे पढ़ेंगे, देख लेते हैं हम, ठीक है। आइनस किरपान क्या है, ओ शिट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अभी तो हमने यही नहीं पढ़ा, अभी हमारे बच्चों को तो यही पढ़ाना है। आइनस किरपान जो कि एक मिसाइल कॉर्वेट है, ठीक है, वो गिफ्ट किया गया है वियतनाम को। एक खुरकी क्लास मिसाइल है, कॉर्वेट डिस्प्लेस करती है 1350 टन को, एंड कमीशन हुई थी नेवी में कब, जनवरी 12 1991। तो कमीशन कब हुई थी, जनवरी 12 1991। और ये कर क्या रही है,
ये डिस्प्लेसमेंट कर रही है 1400 टन्स की, जो कि 191 मीटर का है, और एक बीन 11 इज कैपेबल ऑफ स्पीड इन एक्सेस ऑफ 25 नॉट इसको डिस्प्लेस कर रही है। तो ये कम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, द शिप इज फिटेड विद अ मीडियम, इसमें क्या क्या है, एक मीडियम रेंज गन है, एक क्लोज रेंज गन है, और एक शैप लॉन्चेस है, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अब ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो ये थर्ड पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्या क्या है उसमें, मीडियम रेंज गन हो गई, उसके बाद क्लोज रेंज गन हो गई, उसके बाद शैप लॉन्च हो गया, और उसके बाद सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या परफॉर्म कर रही है। भाई बहुत सारे रोल परफॉर्म कर रही है, कोस्टल एरिया में ले जाइए, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में ले जाइए, बहुत प्रोडक्टिव काम करके वहाँ के एरियाज को मार्क कर रही है। उसके बाद सरफेस वॉरफेयर, एंटी पायरेसी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि वहाँ पे अगर कोई हेल्प चाहिए होती है तो वहाँ पे भी वो हेल्प करने के लिए रेडी होती है। नेक्स्ट है जून 22, इसमें क्या होता है, इंडिया और वियतनाम ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें यानी कब साइन हुआ था ये, जून 22 में, ठीक है। तो 2022 में ये साइन होता है, और इसमें क्या है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी वो, 2 डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में डील हुई थी, और उसके बाद जॉइंट विजन स्टेटमेंट था ऑन वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030। तो किसके लिए है, 2030 पार्टनरशिप के लिए है, वियतनाम को दिया गया है। मिसाइल कॉर्वेट है, ठीक है, कॉर्वेट है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, कि इसमें है क्या क्या, मीडियम रेंज गन, क्लोज रेंज गन, शैफ लॉन्चेस, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि बना कब था, जनवरी 12, 1991 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और अब हमने उसको गिफ्ट कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके लिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, और फिर जब हम एक हाई लेवल के करंट अफेयर्स के साथ आएंगे तो आप उसमें अपना मोराल नहीं लूज करोगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। विद दिस आई एम रेस्टिंग माई वर्ड्स। तो नेक्स्ट डे के लिए फिर से प्रिपेयर होकर आइएगा, अच्छे से करंट अफेयर पढ़िएगा, और देखिएगा आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। टिल दैट टाइम दिस स्लाइड इज फॉर यू, विच इज फॉर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।